बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, आज सबकी नज़रें FATF की तरफ लगी रहीं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं। पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान में सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के बारे में ज़ाहिर है जो हमारे रीजन में कुछ ममालिक हैं उनकी तरफ से साजिशों का जिक्र भी हुआ था। शाह महमूद कुरैशी साहब जब वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने कहा जी कि इंडिया अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से ना निकले। पाकिस्तान ने बहरहाल FATF की तरफ से दिए गए नुकात पर बहुत अहम पेशरफ्त की है, जिसको FATF ने तस्लीम किया है। एशिया पैसिफिक ग्रुप की मीटिंग्स में भी हमने देखा कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती रही है। पाकिस्तान ने जो कवानीन बनाने थे उसमें भी बहुत अहम पेशरफ्त की है। बहुत सारे ऐसे टास्क जो दिए गए थे पाकिस्तान को, उन्होंने वो मुकम्मल कर रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान अब इस ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा या नहीं, अभी तक हम इंतज़ार में हैं। और हिना रब्बानी खर साहिबा जो कि वज़ीर मुमलकत हैं ख़ारजा की, वो इस बार इस सारे अमल को लीड कर रही हैं और उन्होंने कहा कि क्या सराइयों से गुरेज़ करना चाहिए जब तक FATF की तरफ से कोई ऐलान नहीं हो जाता। तो जल्द ही वो ऐलान भी सामने आ जाएगा। पाकिस्तान की मईशत के लिए IMF का प्रोग्राम, उसके लिए भी हुकूमत कोशिशें कर रही है। लेकिन जो हुकूमत इस वक्त इक़दाम कर रही है, जैसे पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा दी गई, मज़ीद उसमें इजाफ़ा हुआ, मज़ीद महंगाई बढ़ रही है, आवाम बिल्कुल बेहाल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल मौजूदा हुकूमत को ये इल्ज़ाम दे रही है कि ये इनकी वजह से महंगाई हो रही है, जबकि FATF के मामले पर जो अफवाहें हैं और जो एक उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान उसमें से निकल जाएगा, उसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेना चाह रही है। और वो कहते हैं कि हम मौजूदा हुकूमत को इसका क्रेडिट नहीं देंगे। अगर हम ग्रे लिस्ट से निकल गए तो महंगाई की ज़िम्मेदारी अलबत्ता वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी किसी पॉलिसी की वजह से ये मामलात ख़राब हुए। इमरान खान साहब ने महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल भी दी है। उन्होंने पूरी कौम से अपील की है कि महंगाई के ख़िलाफ़ वो बाहर निकलें, सड़कों पर आएँ। और हुकूमती तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनकी वजह से ये महंगाई है और उनकी पॉलिसियों के नतीजे में हमें ये सब करना पड़ा है। और ये महंगाई की आग इमरान खान ने लगाई है, जिसको हुकूमत इंशाल्लाह बुझा देगी। तो ये तो इल्ज़ामात का और दावों का सिलसिला है जो किसी तरह से रुक नहीं रहा। इसी तरह से महंगाई भी नहीं रुक रही, डॉलर की ऊंची उड़ान भी नहीं रुक रही। सबसे जो परेशान कुन बात है वो ये है कि पाकिस्तान में अभी जल्द ये तमाम मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं देते, आवाम को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। इसका जो सियासी नुकसान है वो मौजूदा हुकूमत कैसे पूरा करेगी और कब तक वो मैनेज कर पाएंगे। वो बड़े पुरुमीद हैं, लेकिन ये जो उम्मीदें हैं ये इन पे अमल होता हुआ हमें ये हकीकत बनती हुई हमें कब नज़र आएंगी, ये वो बुनियादी सवाल है। आज के प्रोग्राम में हम इन इश्यूज़ के अलावा जो कराची में ज़िमनी इंतखाब हुआ है NA 240, जहाँ पे टर्न आउट बहुत कम था, तशद्दुद के बहुत वाक़यात सामने आए, गोलियाँ चलीं, लोगों की जानें गईं, इलेक्शन कमीशन का अमला हमें बेबस नज़र आया। तो ये जो मामला है कुछ उस पर भी बात करेंगे। TLP ने और पाकिस्तान सरज़मीन पार्टी ने पाक सरज़मीन पार्टी ने इन नताइज को मुस्तरद कर दिया है। उसके बाद अब क्या होगा? MKM ने बहुत थोड़े मार्जिन से अपनी ये सीट दोबारा जीती है। क्या कराची बिलखुसूस मुतबादल लीडरशिप की तलाश में है? क्योंकि TLP का जो हमें नज़र आ रहा है वहाँ पे वोट बैंक बढ़ता हुआ पिछले ज़िमनी इंतखाबात में भी हमने देखा था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कराची के अवाम को मायूस कर दिया है? क्योंकि 2018 में बड़ा रुझान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, जो कि अब इस इंतखाब के अमल का हिस्सा ही नहीं बन रही। उन्होंने ख़ुद भी जो सीटें खाली की, उन्होंने वहाँ पे भी दोबारा कंटेस्ट नहीं किया। तो ये जो सियासी अप्रोच है इसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। फिर पाकिस्तान का एक और सूबा है जी, वहाँ पर भी एक तमाशा लगा हुआ है, जहाँ पर एक ही सूबे में 2 असम्बलियों के इजलास हो रहे हैं। बजट इजलास से पहले जो कुछ हुआ वो भी बहुत ही परेशान कुन था। तो इसका क्या हल है? अब तक हुकूमत कोई इसका हल क्यों नहीं निकाल पाई? सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो नहीं है, जो सियासी वहाँ पर बड़े हैं वो इस तमाशे से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, कौन से मकासद इससे पूरे हो रहे हैं, कुछ उस हवाले से भी हम बात करेंगे। फिर हुकूमत ने आज सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं कमर्शियल, उनको 9 बजे तक बंद कर दिया जाए, बाज़ार वगैरह बंद हो जाएं, दुकानें बंद कर दी जाएं, जिसको ताजरान जो हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसी कुछ तजावीज़ बाकी सूबों में भी ज़ेर गौर हैं। अगर आपके मुल्क में तवानाई का बहरान है, आप इसमें एक ज़िम्मेदार शहरी होते हुए अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते और सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर डालना चाहते हैं, तो ये तो मामलात को हल की तरफ लेकर नहीं जाएगा।
आप सबको ज़िम्मेदारी निभानी होगी। अगर आप सब जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे और सिर्फ गिले करते रहेंगे और हुकूमत से ये मुतालबात करते रहेंगे कि वो आपकी तवानाई की ज़रूरत को पूरा करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बेहतरी आएगी। तो कुछ थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे इस पर भी बात करें। तो चलते हैं जी अपने मेहमानों की तरफ, आपसे तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार जागम खान साहब। तो मेहमानों की तरफ बढ़ने से पहले जी हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। FATF की जो ऑब्जर्वेशंस पाकिस्तान के हवाले से थी, जितने नुकात पे पाकिस्तान को काम करने के लिए कहा गया था, पाकिस्तान ने उन सारे नुकात पे काम किया। यकीनन एक बड़ी कामयाबी है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। हम बड़े अरसे से ग्रे लिस्ट में थे, अंडर ऑब्जर्वेशन थे, बहुत सारे ऐसे अहम नुकात थे, टेरर फाइनेंसिंग के इश्यूज़ थे हमारे यहाँ, जो कालादम तंजीमें थीं उनके मामलात थे, हमारे बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी नई चीज़ें होने वाली थी। इस पे हम वैसे डिटेल में कल बात करेंगे, लेकिन इस वक्त क्रेडिट की एक लड़ाई चल रही है। तो पहले मैं आफ्ताब जहांगीर साहब आपसे पूछती हूँ, क्योंकि सुबह से रूमर्स हैं और रूमर्स के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स आके कह रहे हैं जी कि ये FATF में जो हमारे नुकात हमने मुकम्मल किए हैं इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है और मौजूदा हुकूमत को हम ये क्रेडिट नहीं लेने देंगे। इस पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जो काउंटर आर्गूमेंट है कि फिर जो अभी महंगाई हो रही है उसकी ज़िम्मेदारी भी लें आप, एक तरफ का क्रेडिट क्यों लेते हैं आप? अच्छा चले आप दोनों क्रेडिट हमें दे दें, महंगाई का क्रेडिट भी हमें दे दें। महंगाई का क्रेडिट नहीं है, वो जिम्मेदारी है। अच्छा सुन तो लें। बात ये है कि हम ये कहते हैं कि यही लोग आकर हुकूमत संभालने से एक दिन पहले तक की आप साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बयान देख लें, मुफ्ता इस्माइल साहब तो रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इसी तरह ख्वाजा आसिफ का देख लें, इसी तरह एहसन इकबाल साहब का देख लें, और फिर इनकी तकरीरें जो होती थी मरीम नवाज साहबा की, और फिर ये सारी जो इंग्लैंड से बयानात चलते थे कि जी रात के टाइम जो फैसले होते हैं वो डाके होते हैं, वो चोरी होती है, वो डाके होते हैं, ये सारी चीज़ें ये बातें करते थे। तो हम ये कहते हैं कि भाई कि अगर ये 60 रुपये और ये सब कुछ आपने बढ़ाई, पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर आपने बढ़ा दी कीमत जनाब डीजल की, तो ये सारी चीज़ें हमने तो कंट्रोल की हुई थी। और हम जब FATF का जो मसला था उसके अंदर एक पॉइंट के अंदर आकर रुका हुआ था और वो उसको भी हमने बेहतर किया, तो क्योंकि सारा मसला हल हो चुका था और वो इसका फैसला अगर आज आप होते तो डॉलर इतना ऊंचा ना होता, आप ये कह रहे हैं? मतलब ये सब चीजें तो आपके सामने है ना। अगर या तो ये इंतजार कर लेते, थोड़ा सा कहते हैं कि भाई 2023 तक का टाइम पूरा होने दो, ताकि आवाम के पास जब जाए तो बताएं कि भाई मुल्क का ये हाल किया इन्होंने, आपने किस टीम पार्टी को आपने मुंतखब किया था, तो ताकि इनके लिए रास्ते। अब इन्होंने हमारे लिए खुद बेहतर चीजें बिछा दी हैं। अब हम आवाम के पास जब जाते हैं तो हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, अब इनके पास कुछ नहीं है। तो ये सूरत हाल, मतलब ये अभी फिलहाल तो ये बयानिए की बात है। ठीक है राना साहब, बात तो फिर बयानिए तो अभी आप तंजीला आप प्रोग्राम करती हो, माशाल्लाह इतना करती हो, सारी मेहनत करने के बाद आखिर के अंदर आकर आपका कैमरामैन कोई क्रेडिट लेना चाहे तो आप उसको दोगी? कभी भी नहीं दोगी। अच्छा मैं तो जो भी प्रोग्राम करती हूँ कैमरामैन का क्रेडिट तो है, कैमरा ना हो तो मैं लोगों को नजर कैसे हूँ, लेकिन नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है राना साहब, दफा जो है राना साहब आप लोगों ने इतने मुश्किल फैसले जो कि फोर्सिएबल थे, आप लोगों ने अभी इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी हैं, कैसे मैनेज करेंगे आप? और FATF के ऊपर भी कमेंट कर दीजिए। बड़ा टेक्निकल मामला है, बहुत सारा पाकिस्तान ने इस पर मेहनत की है, तो आप लोग देंगे क्रेडिट पिछली हुकूमत ने जितने नुकात पे काम किया, या आप लोग कहेंगे नहीं नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ख़राब किया इन्होंने? देखें जी, ये जो आप कह रही हैं ना प्राइस हाइक, इसमें आप थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपको कि ये जो हमारी पहली हुकूमत ने 16 दफ़ा खुद की है और
खुद की है। इस हवाले में आपने जाते जाते इसको सस्ता कर दिया, तो क्या ये कोई रैशनली ये कोई बात अपील करती है? आपकी इनकम कहाँ से बढ़ी है जो आपने इसको फिर फ्रीज कर दिया? आपने जब अपना एग्रीमेंट किया, इसके ऊपर दस्तखत किए और ये कहा कि हम 4 रुपए पर लीटर पर मंथ बढ़ाएंगे और इसको शिफ्ट आउट करते करते पूरा करेंगे 30 रुपीज और भी देते हैं, तो फिर आपने उस एग्रीमेंट की उसके इफेक्ट्स जो हुए हैं अगर आप देखें तो ये हुए हैं कि आपका जो एग्रीमेंट था आईएमएफ के साथ वो फ्रीज हो गया। आप जो एग्रीमेंट में फ्रीज हो गया और आईएमएफ ने आपकी जो मदद करनी थी वो बंद हो गई। जब आईएमएफ ने ये फैसला कर लिया तो सारी दुनिया ने ये फैसला कर लिया। ये भी आईएमएफ का मेंबर तो चाइना भी है ना, तो इसलिए एक ओवरऑल होलिस्टिक जो है वो डैमेज हुआ कंट्री की क्रेडिबिलिटी को, जिस वजह से ये सारे का सारा फ्रोजन माहौल में बड़ा मुश्किल हुआ। अब आपको एक लेवल पे आना था टू हैव ऑलमोस्ट गेट द एग्रीमेंट रीओपन्ड विद आईएमएफ। आपने तो ऐसी ऐसी बातें कर ली रहेगा, तो उसका ये नेगेटिव इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ होता तो आप एग्रीमेंट के मुताबिक चलते रहते। इंटरनेशनली भी हमारी पोजीशन एम्बैरेस हुई कि हम जो बात करते हैं उसके ऊपर खड़े नहीं होते। ये सारे का सारा नेगेटिव इफेक्ट जो है इस एग्रीमेंट को तोड़ने का हुआ है। तो आपको पता तो था राणा साहब, बात तो सुन ले, बात नहीं आपको बात तो सुन ले, आप तो 3 दफा हुकूमत बात तो सुन लेना, आपको सब कुछ पता था, फिर भी आपने जहर फांका है, तो अब जहर का असर तो आपने आप कह रहे हैं कि, लेकिन मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है राणा साहब, ये इसका आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि इनकी वजह से वो सारा रीनिगोशिएट करना पड़ा। ज़ैगुम साहब, पाकिस्तान ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दुनिया के दबाव की वजह से की हैं जो उसको खुद अपने लिए करनी चाहिए। FATF के बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जो हमें ज़ाहिर है हमें करने चाहिए। IMF की भी बहुत सारी शराइत ऐसी है जो हमारी इकॉनमी को, उसमें जो लीकेजेस हैं, उसमें जो बुराइयाँ हैं, उसमें जो ख़राबियाँ, उनको ठीक करने के लिए करनी चाहिए। तो हम सस्टेन कर पाएंगे ये चीज़ें जो हम करते हैं? आपको लगता है हमारी रियासत सीख रही है कि चाहे वो कालाधन तंजीमों का मामला हो, टेरर फाइनेंसिंग के मामले हों, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हों, आपको लगता है कि रियासत का रिजॉल्व है कि हमने ये चीज़ें ना सिर्फ करनी है FATF की लिस्ट से निकलने के लिए, बल्कि अपनी रियासत के लिए भी हमें इस बात के ऊपर कायम रहना है? देखिए, अगर रिजॉल्व होता तो FATF में हम 2 दफ़ा क्यों फंसते हैं, 1 दफ़ा से ज़्यादा क्यों फंसते हैं, और हम इतनी बार कोई 20 दफ़ा से ज़्यादा हम IMF के पास क्यों जाते हैं। जहाँ तक FATF की बात है, मेरे ख्याल है वहाँ पर जिस तरह की तब्दीलियाँ की गई वो थोड़ी दूरस है, क्योंकि उसके बगैर FATF की आप लिस्ट से निकल नहीं सकते। आपको बहुत सारे कवानीन भी बनाने थे, एक्शन भी लेने थे, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी करनी थी। ये बहुत एक मुश्किल काम था और इस पर यकीनन पिछली हुकूमत के लिए मुबारकबाद बनती है, क्योंकि लीडरशिप तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही देती है। इसके साथ साथ हुकूमत के ही 2 दर्जन इदारे, मुख्तलिफ तरह के इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिक्योरिटी के इदारे भी शामिल हैं, इसके साथ हमारे सिक्योरिटी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लॉ एंड जस्टिस, इन तीनों किस्म के इदारों ने बड़ी काम किया। और ये जो आज सुन रहे हैं कि आज निकल आए, अगर हम निकल आए तो यकीनन बनती है। मेरे ख्याल में वो तो किसी हद तक सस्टेनेबल होंगे। इसलिए भी हुकूमत को ये भी अंदाज़ा है कि अगर हम वहाँ से एक कदम पीछे हटे तो वो फिर से FATF जो है हमारी आंखें जब तक। सही, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी तब्दीलियों की बात है जी, जुड़ी। लेकिन जहाँ तक माशी तब्दीलियों की बात है, देखिए उसके कोई आसार नहीं। IMF के पास तो आप ऑपरेशन करवाने जाते हैं, IMF आपका अपेंडिक्स निकालता है, ऑपरेशन करता है, आपको पहलवान नहीं बनाता। मईशत को ठीक करने के लिए आपको खुद को अपनी तब्दीलियां अपनी मईशत में करनी। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, पहले अगर मैं ज़ैगुम साहब आपसे दोनों मेहमानों की इजाज़त से पूछ लूँ, हम कराची में
जब से एमक्यूएम का जोर टूटा है और उसके बाद से वहाँ पे एक आप कह लीजिए एक पॉलिटिकल वैक्यूम है जिसको फिल करने की बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन अभी जो एक ट्रेंड है टीएलपी का वोट बैंक वहाँ पे ऊपर ऊपर होता हुआ नज़र आता है। इसको आप समझते हैं कि क्या कराची के लोग कोई मुतबादल लोग ढूंढ रहे हैं अपनी नुमाइंदगी के लिए? बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ। मेरा ख्याल है कराची काफ़ी दिनों से एक सियासी मुतबादल की तलाश में है। इतना अर्सा जो वहाँ एमक्यूएम का जोर रहा, वो जोर टूट रहा है और कराची के अवाम किसी और तरफ मूव करना चाहते हैं। और अगर आप पिछले इलेक्शन के रिजल्ट देखें तो उन्होंने एक बड़ी हद तक मूव किया भी था एमक्यूएम से हटकर, और एक इलाकाई जो जमात थी और इलाकाई सियासत से हटकर, शहर की सियासत से हटकर, उन्होंने एक कौमी जमात को बहुत बड़ी तादाद में वोट दिए और उनको जितवाया। लेकिन जिस तरीके से दूसरी कौमी जमातों ने कराची को इग्नोर किया, बदकिस्मती से पीटीआई का रवैया भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ था। कराची को पीटीआई ने भी उसी तरीके से इग्नोर किया जिस तरह उससे पहले मुस्लिम लीग नवाज ने इग्नोर किया था, और जिस तरीके से बड़ी हद तक पीपल्स पार्टी इग्नोर। उसकी एक अलामती बात तो ये है कि इमरान खान जो है वो अपने पूरे टेन्योर में एक रात भी उन्होंने कराची में गुजारना पसंद किया। बड़े बड़े बुलंद दावे किए गए, बड़े बड़े ऐलान किए गए, लेकिन आपको ग्राउंड पर कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में एक तो वो चीज़ आपको नजर आ रही है कि कराची की सियासत एक मुख्तलिफ शिफ्ट ले रही है। वो पीटीआई से हटते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उनका डिसाइसिव एक ट्रेंड नजर नहीं आया कि क्या वो एमक्यूएम की तरफ वापस जाएंगे, क्या उनमें से कुछ पार्टी की तरफ जाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ज़ैगुम साहब, आप कह रहे हैं कि उनकी सपोर्ट बेस, और ये कितना जाहिर है नेक शुगून तो नहीं हो सकता जिस बुनियाद पे टीएलपी सियासत करती है, लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे है। एमक्यूएम से और पीपल्स पार्टी से हट के लोगों ने आपको वोट दिए, लेकिन आपने बड़े ज़ैगुम साहब कह रहे हैं आपने बुरे तरीके से इग्नोर किया। खान साहब ने कराची को और सिंध को वो अहमियत नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी। अच्छा देखें, अभी जो ज़ैगुम साहब ने बात की है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो भी कराची का सफ़र नहीं किया उन्होंने। अगर कुछ मुस्तकबिल में इरादा हो तो यकीनन मुझसे मुलाकात करेंगे, मुझे मेहमान नवाजी का मौका देंगे तो मेरे लिए बड़े बाइज़ इज़्ज़त होगी, और फिर मैं उनको अपने साथ कराची की मुख्तलिफ हलकों में लेकर जाऊँगा। देखें, कराची जो है इसको समझने की ज़रूरत है कि कराची की सूरत हाल क्या है। कराची जो हमेशा से, अभी हमारे दौर में भी और उससे पहले भी, कराची हमेशा 3 हिस्सों में तकसीम रहा। मरकज़ में हुकूमत किसी और की होती थी, सूबे में हुकूमत किसी और की होती थी, और शहर की हुकूमत किसी और के पास होती थी, और तीनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रहे होते थे कि जी ये हमें काम नहीं करने दे रहा, ये हमें काम नहीं करने दे रहा, ये हमें काम नहीं करने दे रहा। तो जिसकी वजह से कराची के लोग इग्नोर हो रहे थे। हम जब आए 3-3.5 साल में, पहले साल को छोड़कर दूसरे साल से हमने बहुत लड़ झगड़ कर प्राइम मिनिस्टर साहब से हमने एक फ़ंड मखसूस करवाया, और वो बहुत थोड़ा फ़ंड था। मैं ये समझता हूँ कि कराची जैसे बड़े शहर के लिए, जो कि 65% रेवेन्यू देता है मरकज़ को और 90-95% सूबे को देता है, उस शहर के लिए जो लोगों के लिए माँ बाप का किरदार अदा करता है, बहुत कम था। लेकिन उसके बावजूद जो फ़ंड हमें मिले और उससे हमने जो काम शुरू किए, तरक्याती काम, आप यकीन करें, मैं इसलिए नहीं कि आज तो मैं हुकूमत में नहीं हूँ, लेकिन मैं दावत देता हूँ, आपको भी दावत देता हूँ, अपने दोनों दोस्तों को भी दावत देता हूँ, और अगर आप कहेंगे ये दोनों मुझे आपसे अपना नंबर शेयर करेंगे तो मैं आवाम की राय भी इनके सामने पेश करूँगा कि उस थोड़े से पैसे से, थोड़े से काम से लोगों के अंदर एक उम्मीद का चिराग जला। क्योंकि लोग जो हैं वो मुंतखब किस लिए करते हैं अपने आवाम को, अपने लोगों को, वो इसलिए करते हैं कि जी आप हमारे ये मसाइल हैं इनको हल करें, आप हमारी नुमाइंदगी करें। अपने हर हल्के से एक नुमाइंदा होती थी, लेकिन क्या था कि बीच में तकरीबन 7-8 महीने से बल्दियाती निज़ाम, तो आपको पता नहीं, अब इलेक्शन होने वाले, अगले महीने इलेक्शन होंगे बल्दियाती। जो काम बल्दियाती लोगों के थे वो काम एक कौमी सतह का, कौमी असम्बली का मेंबर कर रहा था, और उसकी वजह से हम ये समझते थे कि ये काम हमारे ऊपर एक्स्ट्रा आ गया है। हालांकि ये हमारा काम नहीं था, हमारा काम ये था कि एक बेहतर कानून साजी की जाए जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। लेकिन बहरहाल हम अपना काम कर रहे थे, तरक्याती काम। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल बनी, उस सूरत हाल के अंदर मेरी ज़ाती राय तो ये थी, अगर मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछी जाए तो मैं ये कहता हूँ कि जी हमें इलेक्शन का में पार्टिसिपेट करना चाहिए था। राना साहब, हम कराची में
कराची, या मैं सिर्फ कराची की बात नहीं करूंगी, सिंध को तरजीही बुनियादों पे किन सियासी जमातों ने एड्रेस किया? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप जो मर्ज़ी इख्तलाफ रखते हूँ, इस वक्त उनका वोट बैंक है, वो ज़मीन पे नज़र आते हैं सारे सूबों में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी लोगों को ये गिला रहा कि कराची को आप लोगों ने भी इग्नोर किया। आपने वहाँ पे जो कराची के दावेदार थे या सिंध के दावेदार थे, आपने कहा बस आप ही अपना दावा रखिए, हम वहाँ पे आके कंटेस्ट नहीं करते। आप इस बात से एग्री करते हैं कि नून लीग ने भी इग्नोर किया? आप कह रही हैं बिल्कुल है, जितना फोकस होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और फोकस करना चाहिए। आप याद रखें, 3 सेक्शन है इस मौजूद है, एक पॉपुलैरिटी का लेवल मौजूद है, लोग मुस्लिम लीग की लीडरशिप को पसंद भी करते हैं। 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो आपको याद है शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा और कितने वोटों से वो हो ना सके, वो भी आपको पता है, वो भी आपको पता है कि क्या है। ठीक है, आपकी ये ज़ाती राय, आप कह रहे हैं कि है ऐसा, लेकिन तहरीक लब्बैक का उभरना आप कैसे देखते हैं कराची में? ठीक है, दीनी मिजाज का शहर रहा है, जमात इस्लामी आज भी वहाँ पे बड़ी मुनज़्ज़म है, JUI फे का सिंध में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन तहरीक लब्बैक जो कि पंजाब के इन इलाकों से उठी है, उसका कराची में इतना वोट बैंक होना, उसको आप कैसे देखते हैं राना साहब? ये देखें जी, ये बाज़ औक़ात जब पॉलिटिकल वैक्यूम्स आते हैं, पॉकेट्स में भी आते हैं, वैसे भी आते हैं, तो मजहबी जमातें वक्ती तौर पे ज़रूर उभरती हैं। आपको याद होगा अंजुमन सिपाही सहाबा का जब सिलसिला चला था, वो वैसे भी आर्म्ड होते थे और बड़े इफेक्टिव थे तमाम कामों में, और बाज़ औक़ात वो आपको याद होगा जंग में वो 2-3 सीटें लेते थे, MNA की भी, MPA की, और जगह पर भी ले लेते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आम हालात में तो हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मजहबी जमातें जो है पॉलिटिकल फ्लो में सस्टेन नहीं कर पाती। इसलिए आपने देखा कि जमात इस्लामी मौजूद तो है, लेकिन वो अब सीटें नहीं ले सकती। इसलिए ये वक्ती तौर पे एक फिनोमेना है। अगर डेमोक्रेसी सही मानों में स्टेबलाइज होगी, ये जो सारी सियासी जमातें अपने डोंट लॉक हॉर्न्स विद ईच अदर और ये काम करेंगे डेमोक्रेटिकली, तो खुद ब खुद ही ये जो इस तरह की जमातें वो डिसिपेट हो जाती है या उनका इफेक्ट और वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल है, हमने कुछ सिंध की बात की है, और सिंध में ज़ाहिर अभी सियासी गहमा गहमी भी काफ़ी उरूज पे रहेगी, क्योंकि अभी तो ये नताइज मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब देखते हैं इसके बाद कानूनी रास्ता अगर वो इख्तियार करती हैं जमातें, तो इलेक्शन कमीशन इस पर क्या बात करेगा। आफ्ताब साहब भी कुछ इस पर बात कर रहे थे। लेकिन पंजाब में जो कुछ हो रहा है, राना साहब पहले आपकी तरफ आऊँगी, 2 जगहों पे असम्बली के इजलास हो रहे हैं, इतना बड़ा एक सूबा है और उस सूबे में बड़ी पॉलिटिकल आप कह लीजिए कि एक्यूमेन वाले लोग बैठे हुए हैं, तो ये मामला हल क्यों नहीं हो पा रहा? जब हम हर जगह पे लोगों को कहते हैं जी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हमने तो तालिबान तक से मुज़ाकरात किए हैं, तो ये 2 सियासी या 3 सियासी कुव्वतें आपस में मुज़ाकरात से कोई बीच बचाव का रास्ता क्यों नहीं निकालती? तमाशा क्यों लगा हुआ है? मैंने ये खुद तमाशा देखा है। आई वाज सिटिंग इन द गैलरी जिस दिन चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ है, और तो अपोजिशन के लोगों ने आते लोटे निकाले और मारने शुरू कर दिए, और फिर वो को 15-20 आदमी स्टेज पे चढ़े हैं, उन्होंने दबोच लिया जो डिप्टी स्पीकर था, उसके बाल खींचे, उसका गला दबाया शायद। अब उसके ऊपर बाद में देखे गवर्नर के ऑर्डर, गवर्नर की अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन, और अब बजट का स्टेज आ गया। अब बजट में आपको पता है कि जब तक बजट पास नहीं होता किसी को तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, सारा निज़ाम जो है वो मुंजमद होकर रह जाता है। अब जब वो जाते हैं MPA तो आगे से वो गले पड़ते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है। तो गवर्नर ने जो रास्ता निकाला बीच में कि हम बजट तो पेश करें और बजट को तो पास कराएं, तो इसलिए हुआ, वरना इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। आफ्ताब साहब, ये मामला क्यों इतना लटक रहा है? एक तमाशा, दूसरे दिन तमाशा, तीसरे दिन, चौथे दिन, मतलब ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा, किस्त लगी हुई है एक, जैसे वो सीरीज़ चलती है ना, सीरीज़ ऑफ तमाशाज़ है ये।
अच्छा, मसला ये है कि जब कभी कभी आपने देखा होगा फिल्में जो है ना फौरन एक ही हफ्ते के अंदर उतर जाती हैं सिनेमा से। कहते हैं यार ये फ्लॉप हो गई फिल्म है, पसंद नहीं आई लोगों को, लोगों ने देखना छोड़ दिया, और एक हफ्ते बाद डब्बे में पैक होकर वापस चली ली जाती है तहखाने के अंदर। तो और बाज दफा वो जो फिल्म है वो इतनी हिट होती है कि कहते हैं कि जी उसने रिकॉर्ड बिजनेस किया। देखिए पहली बात ये तंजीला, ये बहुत सीरियस मसला है कि ये आप समझने की कोशिश करें कि ये जो नायब स्पीकर साहब थे, डिप्टी स्पीकर साहब थे, इसका ताल्लुक किससे था और किसकी ताकत से ये वजीर आला बनने की और उसको उसको इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने नाइल करार दे दिया है। वो सीटें हो गई खाली, उसमें जाना भी है के अंदर। कानून के मुताबिक, राणा साहब अभी आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे, कानून के मुताबिक जब कोई अकलियत या रिजर्व सीट्स की कोई नाइल होता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उसका जो सक्सेसर होता है, जो दूसरे नंबर पे होता है, वो उसकी जगह पर आ जाता है। वो 5 सीटें अगर हमें मिल जाती है तो इनकी अक्सरियत खत्म हो जाती है, और अक्सरियत अभी भी नहीं है, बराबर बराबर चल रहा है। तो इस सूरत के अंदर सबसे बेहतर ये है कि जो इन्हीं का मुतालबा था, हमारा मुतालबा नहीं था, यही लॉन्ग मार्च कर रहे थे, यही सब कुछ धरना दे रहे थे, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब हो। वो ये कहते थे कि जी इस सारे निजाम को खत्म करके अर्ली इलेक्शन किया जाए और इलेक्शन ही इसका हल है, ये कहते थे। ठीक है, अच्छा हम इसकी वो जो आईनी जो बहस है ना उसमें हम पढ़ेंगे ना, बहुत लंबी हो जाएगी। जो मोटी बात मैं जानना चाह रही हूँ, मैं जरा जैगुम साहब से पूछ लेती हूँ। जैगुम साहब, मोटी बात ये कि इलेक्शन करवा लें, ये सबकी राय है, जो पार्टी में नहीं है, जो सियासतदान नहीं है, जो माहिर माशियात हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो ये कहते हैं कि आपकी राय आ गई। मैं जरा पूछ लूं जैगुम साहब से, जैगुम साहब क्यों ये पंजाब का मामला, पूरे पाकिस्तान की राय हल क्यों नहीं हो पा रहा, और ये कितना मतलब मैं लफ्ज सोच रही हूँ काफी देर से ये, लेकिन बड़ा डिसग्रेसफुल है ये जो हो रहा है वहां पे। नो डाउट, वेरी वेरी डिसग्रेसफुल जिस तरीके से वहां पे हो रहा है। दरअसल मसला ये है कि पूरा जो डेकोरम था उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा, रूल्स ऑफ द गेम का ख्याल नहीं रखा जा रहा, कोई अखलाक मरूवत जितने भी सियासत के ज़ाब्ते होते हैं उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। और उसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है वो परवेज़ इलाही साहब का, स्पीकर साहब का रवैया है, जो सिर्फ स्पीकर नहीं है बल्कि उन पर अदम एतमाद भी है, वो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार भी है। अब मैं हैरान हूँ, हम सारी जिंदगी उनकी सियासत को देखते रहे, चौधरीयों की और परवेज़ इलाही की सियासत का ये रूप हमने कभी नहीं देखा था, जिस तरह की और अनाप परस्ती और इस तरह की वो अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। शायद इस वजह से कि इस वक्त स्टेक्स बहुत हाई है और बड़ा क्लोज है इस वक्त, और पीटीआई ये समझती है कि किसी वजह से, किसी तरीके से अगर पंजाब वापस उनके हाथ में आ जाए तो फिर सेंटर को उल्टाना बहुत आसान हो जाए। ये उनके लिए मेरे ख्याल में अभी तो मुमकिन नहीं होगा, और अभी ये चीज़ चलेगी। और 17 जुलाई तक कम से कम जनरल इलेक्शन का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 17 जुलाई में जो अवाम ने फैसला करना है उसमें जिस परडे में बैठ जाएगा वो बहुत ही मजबूत होगा। उसमें या तो हुकूमत जम जाएगी, वफाकी हुकूमत भी और पंजाब की हुकूमत। तो पंजाब में अगर लोग ये जम गए तो ज़ाहिर वफाकी हुकूमत बहुत सपोर्ट मिलेगी, या फिर ये हुकूमत जो है बैठ जाएगी। अगर इस 20 में से 15 सीटें पीटीआई की तरफ चली जाती हैं तो ज़ाहिर है बहुत चांस है इनका कि ये ठीक है पंजाब में, और फिर सेंटर में भी वो नहीं ठहर पाएंगे। तो आपको ये आने वाले चंद दिनों में आपको नहीं लगता कि ये मामला किसी करवट बैठेगा, ये ऐसे ही चलेगा? जी मुझे नहीं लगता। अभी इसी तरह झगड़े चलेंगे, कोर्ट में जाएंगे, ऑर्डिनेंसेस आएंगे, और अभी बस इस तरीके से बजट पेश करेंगे। इस एक महीने में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इसका हल है कि ये लोग जो है। जी बहुत शुक्रिया जी मेरे मेहमानों का, राना मकबूल अहमद साहब, आफ्ताब जहांगीर, जैगुम खान, आपने गुफ्तगू सुनी जी। मामलात बहुत सारे हैं, बहुत पेचीदगियां हैं, बहुत गंभीर हैं, और पाकिस्तान में जब तक एक कंसेंसस नहीं होगा मुआशी मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए, ये मसाइल ऐसे चलते रहेंगे, ये इल्ज़ामात का सिलसिला भी ऐसे चलता रहेगा और हक़ाइक़ कभी भी सामने नहीं आएंगे। उसके लिए कौन कोशिश करेगा, ये सवाल है जिससे हम आज की इस डिस्कशन को क्लोज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।